नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा में आज विनियोग विधेयक और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने वाला विधेयक होगा पेश। राज्यसभा में तेल क्षेत्र से जुड़ा विधेयक होगा पेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में फिजी का करेंगी दौरा। द्विपक्षीय बैठक के अलावा भारतीय समुदाय से करेंगी बातचीत। फिजी की संसद को भी करेंगी संबोधित। बिहार के हाजीपुर में करंट लगने से 8 लोगों की मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे के आने से हुआ हादसा। कई अन्य झुलसे लोगों का इलाज जारी। मौसम विभाग का 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भूस्खलन से प्रभावित हिमाचल और वायनाड में राहत और बचाव के दौरान मिले कुछ और शव। उत्तराखंड में भी रेस्क्यू जारी। बांग्लादेश में सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 91 लोगों की मौत। कल से अनिश्चितकाल के लिए लगा कर्फ्यू। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। पेरिस ओलंपिक में आज लक्ष्य सेन से बैडमिंटन में पदक की उम्मीद। कांस्य पदक के लिए मलेशिया की जिया जी ली से होगा सामना। भारत और जर्मनी के बीच हॉकी का सेमीफाइनल तय। और अमेरिका के नोआह लाइल्स बने दुनिया के सबसे तेज पुरुष धावक। 9.784 सेकंड में पूरी की 100 मीटर की दौड़। अमेरिका का 20 साल का इंतजार हुआ खत्म। संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 3 मंत्रालयों की वित्त वर्ष 2024 और 25 की अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। ये मंत्रालय हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इनके साथ ही लोकसभा में शाम 6 बजे वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदान की बकाया मांगों को सभा की अनुमति के लिए पेश किया जाएगा। साथ ही लोकसभा में गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से पेश किया जाएगा। लोकसभा में विधेयकों की संभावित सूची की बात की जाए तो आज वित्त मंत्रालय की ओर से विनियोग विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज कृषि एवं किसान कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और सहकारिता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना कार्यसूची में शामिल है। इसके साथ ही उच्च सदन में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। ये विधेयक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के प्रथम चरण में राष्ट्रपति आज फिजी में द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की संसद को संबोधित भी करेंगी। फिजी के बाद राष्ट्रपति के दौरे का अगला पड़ाव न्यूजीलैंड होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और वेलिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। वे ऑकलैंड में भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते पहुंचेंगी। उनकी 3 देशों की इस यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और गति मिलने और दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र पर भारत के विशेष फोकस की पुष्टि होने की उम्मीद है। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे हो गए हैं। इन 5 साल में राज्य ने विकास की कई इबारतें लिखी हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रदेश के लोगों को केंद्र की सभी विकास योजनाओं का फायदा मिल रहा है, जिसका असर यहां के आम लोगों पर देखा जा सकता है।
जम्मू कश्मीर के इतिहास में 5 अगस्त 2019 का दिन एक ऐतिहासिक दिन ही है, जब अनुच्छेद 370 हटाकर इसे देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल किया गया। आज जम्मू कश्मीर में विकास की अविरल धारा बह रही है, जिसका असर यहाँ धरातल पर भी नजर आने लगा है। बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी आय सृजन, उद्यम स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया गया। वर्ष 2021 और 22 से अब तक कुल 7.4 लाख स्वरोजगार के अवसरों को सृजित किया गया। पिछले 2 वर्षों में 151 रोजगार मेलों के द्वारा बेरोजगार युवाओं और संभावित नियोक्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से संभागीय और जिला स्तर पर नौकरी मेलों और प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 1631 कंपनियों ने भाग लिया। योग्यता से रोजगार अभियान के अंतर्गत पारदर्शी, न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से योग्यता आधारित चयन पर जोर दिया गया। पारदर्शिता का तत्व लाने और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वेतन स्तर 5 तक और वेतन स्तर 6 के कुछ पदों सहित सभी पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया। अगस्त 2019 से अब तक सरकारी क्षेत्र में कुल 31,830 रिक्तियां भरी गई हैं। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 28,400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अधिसूचित की है। 3.98 लाख से अधिक की रोजगार सृजन क्षमता के साथ कुल 88,915 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 2019 और 20 के बाद से 5,319 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस प्रकार निवेश बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। एक बात ही बताना चाहता हूँ कि 370 से पहले जो भी हालात यहाँ पे खराब थे, जितने भी मतलब यहाँ पे पथराव होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी या जितने भी कत्लो गारत यहाँ पे होती थी, 370 हटने के बाद यहाँ पे अमन हुआ है, अमन आया है, चारों तरफ तरक्की देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के बाद की। डेवलपमेंट हो रहा है, हम मोदी जी का शुक्रगुजार करते हैं। शुक्र है मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, सब अपना अपना काम कारोबार दिन के 12 बजे 1 बजे तक कारोबार चलते हैं। अब जब से 370 हट गया है उसके बाद हम बात करेंगे, माहौल बहुत अच्छा रहा। हमारा निज़ाम जो तालीमी निज़ाम यहाँ का है बहुत अच्छा रहा। तब से हमारे बच्चे बिना किसी परेशानी के स्कूल जा पा रहे हैं और स्कूल से वापस भी आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 50 नए डिग्री कॉलेजों सहित रिकॉर्ड संख्या में स्कूल कॉलेज खोले गए हैं। 45,000 नए बच्चे जो स्कूलों में नहीं जाते थे, उन्हें अब प्रवेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 4 से बढ़कर आज 12 हो गई है और 2014 में 500 सीटों की तुलना में अब 1,300 से अधिक MBBS सीटें हो गई हैं, जबकि 2014 में शून्य की तुलना में आज पीजी मेडिकल सीटों की संख्या 650 से अधिक है। पिछले 4 वर्षों में 45 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बन रहे हैं, जिनमें से जम्मू एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर चुके हैं। प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 15 मंत्रालयों और विभागों द्वारा सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल जैसे क्षेत्रों में 58,477 करोड़ रुपए की लागत से 53 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ट्विन ट्यूब काजीगुंड बनिहाल सुरंग, जिसकी अनुमानित लागत 3,127 करोड़ रुपए है, जिससे जम्मू से श्रीनगर तक का औसत समय 8 से 10 घंटे से घटकर 5 से 6 घंटे हो गया, जिससे घाटी में वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो गई। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से हवाई यातायात दुगना हो गया। जम्मू और श्रीनगर में रात्रि लैंडिंग की सुविधा प्रदान की गई है। जल जीवन मिशन के तहत मिशन की शुरुआत यानी अगस्त 2019 से सभी गांवों को कवर करने वाले लगभग 13.54 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया। हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात दोगुना हुआ, जो कि 2021-22 में 563 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022 और 23 में 1,116.37 करोड़ हो गया। जम्मू कश्मीर के 12.55 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,517.08 करोड़ रुपए जमा किए गए। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है
और वर्ष 2022 में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, क्योंकि 1.88 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का सबसे सकारात्मक पक्ष यह देखने को मिला कि लोग विकास से जुड़े और आतंकवाद की घटनाओं में काफी गिरावट आई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये है आज का कश्मीर। और बिहार के हाजीपुर में रविवार देर रात बड़ा हादसा हुआ है। हाजीपुर के जंदाहा रोड औद्योगिक थाना क्षेत्र के निकट हाई टेंशन तार की चपेट में एक डीजे आ गया, जिससे करंट लगने से 8 कांवड़ियों की मौत हो गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल घटना की जांच जारी है। इंडस्ट्रियल थाना अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में खमरिया लोग जा रहे थे डीजे लेकर। डीजे काफ़ी ऊंचा था और वहां पर 11,000 वोल्ट तार जा रही, उसमें सट गया है। सटने के कारण 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मृतक लोगों का पोस्टमार्टम हम लोग करा रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी के विभिन्न पड़ावों पर आज 5वें दिन राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 9,000 से अधिक श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने से घटनाओं में लापता लोगों की तलाश आज 5वें दिन भी जारी है। राज्य में अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद 42 लोग अब भी लापता हैं। इनमें से 36 लापता लोग शिमला जिले के रामपुर के समेज इलाके के हैं। मंडी जिले के तेरंग में तलाश के अभियान के दौरान कल 2 और शव बरामद किए गए। लापता लोगों की खोज के लिए एनडीआरएफ ने स्निफर डॉग भी लगाए हैं। और अब बात सावन के सोमवार की। आज सावन का तीसरा सोमवार है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु बम बम भोले के जय घोष के साथ देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। सावन के सोमवार पर खासतौर पर पूजा अर्चना की जा रही है विधि विधान के साथ। भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं तमाम भक्तजन। और नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में आकाशवाणी संगीत समारोह का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय इस समारोह का आयोजन आकाशवाणी के रंग भवन में किया गया। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित जयतीर्थ मेवुंदी की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर पंडित राजेंद्र प्रसन्ना से खास बात की हमारी सहयोगी शैला निगार ने। हमारे साथ पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी हैं, उनसे बात करने का सौभाग्य मुझे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। आकाशवाणी जो है इसका संगीत से बहुत पुराना रिश्ता रहा है और संगीत के साथ और आकाशवाणी के साथ आपका जो जुड़ाव है वो भी बहुत पुराना है। इस यात्रा के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं। हमारी जीवन की जो संगीत की शुरुआती मतलब मेरा खेल कूद से लेके संगीत की जितनी भी साधना आकाशवाणी से ही है। मैं 73 में युवा वाणी से शुरू हुआ हूँ और बच्चों के प्रोग्राम से अभी आज ईश्वर की कृपा है कि मैं आज 25 साल से टॉप ग्रेड भी हूँ ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से। यहाँ ज्यूरी कमेटी में भी आता हूँ। बहुत प्यार, बहुत अच्छा सम्मान। एक्चुअली क्या है, आकाशवाणी की वजह से हम लोग का रियाज होता है। नए नए राग आइटम समय के सब्जे सुबह का राग बजाना है तो आकाशवाणी हमें कहती है ये राग बजाइए, तो उसका रियाज। तो ये हमारे लिए आकाशवाणी के लिए मतलब कि बहुत, जितना भी हम उनके लिए करें बहुत कम है और बहुत आशीर्वाद है दूरदर्शन आकाशवाणी का। कहते हैं सर कि संगीत जो है हमें ईश्वर से जोड़ता है, एक योग है, एक साधना है। तो आज के दौर में जब बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में भी जीते हैं, संगीत किस तरह से उनके जीवन में नया बदलाव ला सकता है? देखिए, संगीत तो एक ईश्वर की देन है और इबादत वाली चीज़ है। जैसे कि हम लोग कहते हैं, हमारी बहुत सारे जो कलाकार हैं
हमें मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो रियाज़ करते हैं उसी में मेडिटेशन है। इसीलिए संगीत के थ्रू ही मेडिटेशन, इबादत सारा कुछ होता है। तो हमारे जीवन में तो कहना चाहिए जब ये संगीत आया, क्योंकि हम लोग घरानेदार हैं। हमारी जो बांसुरी की घराना है जो बनारस से है, मेरे पिता पंडित रघुनाथ प्रसन्ना, मेरे चाचा पंडित भोलानाथ जी, ये सारे लोग ने बांसुरी को पूरी दुनिया पर, हमारे घर के ही शिष्य हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो बांसुरी तो पूरी दुनिया में हमारे घर से बज रही ईश्वर की कृपा से। तो हम लोग का ये होता है कि, और दूरदर्शन रेडियो हम लोग के साथ है, तो बहुत अच्छा, बहुत आनंद की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं रेडियो और दूरदर्शन जनता तक पहुंचने का माध्यम होता है और इसके ज़रिए संगीत जनता तक पहुंचता है। शहरों में तो बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन दूरदर्शन और रेडियो तो मैं कहता हूँ छोटे छोटे गाँव में लोग अभी भी उसी आनंद से सुनते जो आज से 50-60 साल पहले सुनते थे। तो रेडियो तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता। अभी तो इनके बहुत सारे FM से लेके बहुत सारे चैनल बने हैं और बहुत आनंद आता है सुन के। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, अभी जितने भी बड़े कलाकार हैं आकाशवाणी से बने हैं, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हो या पंडित रविशंकर जी हैं या कोई भी कलाकार हो, सभी आकाशवाणी या दूरदर्शन से ही बने हैं। तो हम लोग तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर DD न्यूज़ से बात करने के लिए। आकाशवाणी संगीत समारोह के दूसरे और अंतिम दिन पद्म भूषण विश्व मोहन भट्ट एवं सलील भट्ट की मोहन वीणा, सात्विक वीणा वादन की जुगलबंदी ने सभा में सुरीले रंग बिखेरे, तो साथ ही पंडित अभिषेक मिश्रा के तबला वादन का भी लुत्फ दर्शकों ने उठाया। आकाशवाणी संगीत समारोह के आयोजन पर आकाशवाणी के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती ने बताया कि इस समारोह के आयोजन का ये 70वां वर्ष है और इस बार आकाशवाणी और दूरदर्शन ने मिलकर इस समारोह को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमने इस बार सोचा है कि प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत प्रोत्साहन है, इनका ये आकाशवाणी फेवरेट मीडिया चैनल भी रहा है और क्लासिकल इंडियन क्लासिकल आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक सबको वो बहुत प्रोत्साहन देते हैं। तो 100 डेज़ का उन्होंने जब कॉल दिया था, हमने सोचा था कि आकाशवाणी ये रिवाइव करे और हमारे सारे ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं जो कि इंटरनेशनल रिनाउन के हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस हम लोगों तक लाए। तो दूरदर्शन के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, तो दूरदर्शन ये इवेंट्स लाइव दिखा रहे हैं, हम अपने YouTube चैनल में लाइव दे रहे हैं और जो लोग आना चाह रहे हैं वो लाइव यहाँ बैठ के देख रहे हैं। और ये जो इवेंट है ये इंडिया की 20 सिटीज़ में इस अगस्त के महीने में 20 सिटीज़ में ये परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान आज नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के उच्च स्तरीय वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सशस्त्र बलों के वित्तीय मुद्दों पर तालमेल और एकजुटता को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा महालेखा परीक्षक भागीदारी करेंगे। सम्मेलन के दौरान रक्षा वित्त में विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं की समझ पर चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान रक्षा खरीद में आने वाली चुनौतियों के समाधान तलाशने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। नजर डालें अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, तो सबसे पहले बात बांग्लादेश की, जहां एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बार हजारों प्रदर्शनकारी असहयोग आंदोलन कर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रविवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर हुई हिंसक झड़पों के दौरान करीब 91 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें कम से कम 13 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। बांग्लादेश के हालिया इतिहास में किसी भी विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या एक दिन में सबसे अधिक थी। इस बीच हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने रविवार शाम 6 बजे से अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही तीन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी कर दी है। राजधानी ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं काट दी गई हैं। वहीं भारत ने बांग्लादेश में रह रहे अपने सभी नागरिकों को पड़ोसी देश में हिंसा की ताज़ा घटनाओं के मद्देनजर अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने की सलाह दी है। भारत ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा नहीं करने के लिए कहा है। साथ ही भारतीय नागरिकों को भारतीय उच्चायोग के आपातकालीन फोन नंबर 880195838367 साथ ही 1958383680 और 88019374000591 के जरिए संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।
वहीं ब्रिटेन में भी जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में उत्पात मचाया और पुलिस के साथ भी हिंसक झड़प की। अब तक करीब 150 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रोटेस्ट की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये संगठित हिंसक ठगी है। दरअसल साउथपोर्ट में 3 बच्चियों की हत्या के बाद से ब्रिटेन में आव्रजन के खिलाफ ये हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। इसी सिलसिले में लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, स्टोक-ऑन-ट्रेंट, बेलफास्ट, नॉटिंघम और मैनचेस्टर में कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। खेल जगत का रुख करें तो पेरिस ओलंपिक में आज भारत के पास एक और पदक जीतने का मौका है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के जिया ली से होगा। इन दोनों के बीच अब तक 5 मैच हुए हैं, जिनमें लक्ष्य को 4 बार जीत मिली है। पेरिस ओलंपिक में अमेरिकी धावक नोआह लाइल्स ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसकी चर्चा पिछले 1 महीने से पूरे विश्व में हो रही थी। सबसे रोमांचक दौड़ में से एक पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर नोआह लाइल्स ने विश्व के सबसे तेज पुरुष धावक बन गए हैं। सांसों को थाम लेने वाले उस 10 सेकंड में विश्व के शीर्ष एथलीटों के बीच ऐसा मुकाबला हुआ कि सेकंड के छोटे हिस्से में भी अंतर पता नहीं चल सका। जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 9.79 सेकंड के समय में अमेरिकी धावक लाइल्स ने दौड़ पूरी की। वहीं पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत कल जर्मनी के सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। अगर भारत सेमीफाइनल में जीत हासिल करने में सफल रहा तो रजत पदक पक्का कर लेगा। कल भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर लगातार दूसरी बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में डाक विभाग आज नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी करेगा। इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मौजूद रहेंगे। स्मारक टिकट खेल भावना को उजागर करता है और पेरिस में ओलंपिक खेलों के लिए एक साथ आने वाले राष्ट्रों की एकता का जश्न मनाता है। ये टिकट एथलीटों और उनके समर्पण, दृढ़ता और खेलों में उत्कृष्टता के लिए एक सम्मान है। डाक विभाग में विशेष डाक टिकट जारी कर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को मनाने की एक लंबी परंपरा है। पाँच अगस्त देश दुनिया के लिए वह स्वर्णिम तारीख है जब 5 सदियों का देखा हुआ सपना साकार हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस तारीख के बाद से पूरी अयोध्या बदल गई। इस बुलेटिन में हम आपको छोड़े जाते हैं इस पर बनी हमारी खास रिपोर्ट के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए टीटी न्यूज के साथ। 5 अगस्त की तारीख न सिर्फ भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत करने वाली रही। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया था। इसी के साथ ये तारीख इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। राम मंदिर निर्माण के लिए पहले 9 शिलाओं का पूजन किया गया था। पीएम मोदी ने भूमि पूजन करने के साथ साथ राम जन्मभूमि परिसर में पारिजात का पौधा लगाया था। इससे पहले इसी साल यानी फरवरी 2020 में ही राम मंदिर ट्रस्ट बनाने की घोषणा संसद से की गई थी। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम मंदिर के निर्माण का फैसला एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 16 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए
केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। बहुत ही दिन जो ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इस रूप में है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन जो 5 अगस्त को किया गया, वह वही दिन पता चला और यह सबको विश्वास हुआ कि अब निश्चित है कि ये भव्य मंदिर और बन के तैयार होगा और इसकी भव्यता दिव्यता जिस रूप में बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, वैसे ही यह होगा। उस दिन यही आशा जगी, क्योंकि 500 वर्षों से लोगों की आशा लगाई थी भगवान श्री राम लगा मंदिर के लिए कि वह कब दर्शन उस भव्य मंदिर का होगा। 15 अगस्त 1947 को हमने सत्ता का हस्तांतरण किया, लेकिन अभी अपने तंत्र को लाना है, भारतीयता आनी है। हर जीवन के हर क्षेत्र में भारत में पहले कैसा था, जो ये स्वर्णिम युग कहलाता था, वैसा कैसे आए। अभी 5 अगस्त 2020 या 22 जनवरी 2024 या सोमनाथ, ये भारत की सांस्कृतिक स्वातंत्र का प्रतीक है। निश्चित रूप से सनातन जगत में जो भक्तजन हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए एक स्वर्णिम दिवस है। इतना लंबा संघर्ष, इतने लोगों का बलिदान, कितने लोग उस सपने को केवल सजोए ही चले गए। 500 साल से विषय लटका हुआ था और एक प्रकार से हिंदू समाज अपने आराध्य की भूमि के ऊपर में मंदिर बनाने के लिए और तरस रहा था। मैं समझता हूँ उसके उस दर्द का 5 अगस्त को निवारण हुआ और उसकी आकांक्षा के अनुरूप मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। राम मंदिर का सपना साकार हुआ और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और अब वहां हर दिन लाखों भक्त प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या नगरी का चौतरफा विकास भी हो रहा है, जिससे न केवल लोगों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि